जय हिंद साथियों, मैं बबलू दाकर स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है अपने उत्पादकता, जिसको हम प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के उत्पादकता। इससे पहले आपके लिए एक छोटी सी सूचना ये है कि आज शाम को 5 बजे से आपकी जो जनरल केमिस्ट्री है उसकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो उन्हें देखना ना भूले और अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ में उसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं उत्पादकता। तो सिंपल सा सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं उत्पादकता का अर्थ क्या होता है। इकोलॉजी के अंदर ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक आता है उत्पादकता। हर कोई समझा नहीं पाता है इसको, आज हम इसको बिल्कुल आसान सी भाषा में समझेंगे। पहले हम थ्योरी के रूप में देखेंगे, फिर इसको हम एक प्रैक्टिकल के रूप में दैनिक जीवन में इसको हम कई बार देख चुके हैं, उसको भी हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो उत्पादकता की परिभाषा क्या होती है कि उत्पादकता द्वारा उत्पादक यहाँ पर, ठीक है ना, उत्पादकता नहीं है, उत्पादक है यहाँ पर, ठीक है ना। उत्पादक द्वारा किसी क्षेत्र में, यहाँ पर शब्द को पकड़ना, यहाँ पर उत्पादक द्वारा किसी क्षेत्र में कुल कितना कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो रहा है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, उसी को हम क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं खेत पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं, तो एक खेत है अपना और उस खेत के अंदर एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित किसी क्षेत्र विशेष हो गया हुआ और उस क्षेत्र के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर कितना प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कितना गेहूं का उत्पादन हो रहा है, कितना चावल का उत्पादन हो रहा है, कितना गन्ने का उत्पादन हो रहा है, वो सब की सब क्या कहलाता है, अपना उत्पादकता कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादकता कहलाता है, ठीक है ना। पारिस्थितिक तंत्र में उसे हम उत्पादकता कहते हैं। अब ये जो उत्पादकता होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीय उत्पादकता, शुद्ध उत्पादकता, जिसको इंग्लिश के अंदर हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पीपी, द्वितीय उत्पादकता को एसपी यानी कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, और शुद्ध उत्पादकता को हम बोलते हैं नेट प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार की होती हैं। तो आप यदि इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं साइड में हो रहा हूं, फिर हम इनको एक एक करके समझते हैं, ठीक है ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाली पीपी, ठीक है ना, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को देखते हैं। किसको देखते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की यहां पर यदि हम बात करते हैं, पहला हो जाएगा अपने प्रकार कौन सा? प्राथमिक उत्पादकता। क्या नाम हो जाएगा? प्राथमिक उत्पादकता, जिसको हम पीपी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब ये जो प्राथमिक उत्पादकता होती है ये 2 प्रकार की होती है, ठीक है ना। सीधे हम इसके प्रकार पर देखेंगे क्योंकि प्रकार से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है यहां पर हमारे सकल प्राथमिक उत्पादकता और दूसरी होती है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। कौन सी होती है? एक तो होती है अपने सकल प्राथमिक उत्पादकता और दूसरी होती है शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। सकल प्राथमिक उत्पादकता को हम जीपीपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और इसको हम बोलते हैं एनपीपी। इसका अर्थ होता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। नेट का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर शुद्ध से होता है। अब इनको हम आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादकता की परिभाषा क्या होगी? सकल प्राथमिक उत्पादकता की परिभाषा क्या होगी कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा बना कुल कार्बनिक पदार्थ के साथ उसके कुल खर्च को जोड़ना, तो उसी को हम बोलते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। परिभाषा क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के साथ में क्या बना है? कुल कार्बनिक पदार्थ बना, ठीक है ना। यदि उस कार्बनिक पदार्थ के साथ में या फिर जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही थी उस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के साथ में यदि हम इसके लिए जितना भी खर्चा लगाता है, यानी कि खर्चे का शाब्दिक अर्थ है यहाँ पर ऊर्जा से, किससे है? ऊर्जा से, ठीक है ना। यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो रही थी तब उत्पादक यानी कि पेड़ पौधों को कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यदि उस ऊर्जा को हम जोड़ देते हैं इस कार्बनिक पदार्थ के साथ में, जो उसके बाद में उत्पादकता निकल कर आएगी, उसी को हम बोलते हैं जीपीपी यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जैसे यहाँ पर हम बात करें इस प्रकाश संश्लेषण के लिए ऊर्जा कौन कौन हो जाएगा?
ना। तो इसके लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो पानी की आवश्यकता होती है, हमें CO2 की आवश्यकता होती है, हमें पर्णहरित की आवश्यकता होती है, हमें कुछ पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, हमें सूरज के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन सब की उपस्थिति में क्या बनता है? अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। और ये जितने भी अभी मैंने नाम बताए 4-5 CO2 हो गया, जल हो गया, पोषक तत्व हो गए, प्रकाश हो गया, पर्णहरित हो गया, इन सब की आवश्यकता होती है। और इन सब को जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो गए उन तक पहुँचाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और वो जो ऊर्जा जो होती है वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं से पौधे के अन्य भागों से पहुँचती है, ठीक है ना। तो वो टोटल जो ऊर्जा लगी है उसको यदि हम कार्बनिक पदार्थ में जोड़ देते हैं तो जो निकल कर आता है वो क्या होता है? अपने सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाता है। क्या कहलाता है? सकल प्राथमिक उत्पादकता। तो यहाँ पर सकल प्राथमिक उत्पादकता का अब यहाँ पर हम सूत्र की बात करते हैं तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक है ना। सूत्र को थोड़ी देर हम बाद में समझेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं, ठीक है ना। एनपीपी को समझ लेते हैं। अगर एनपीपी समझ में आ गया तो आपको ये जो जीपीपी है ये ऑटोमेटिक से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम समझते हैं एनपीपी को। एनपीपी का सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पर जो अपने पास में कुल कार्बनिक पदार्थ बना था, जब उसके साथ में हमने क्या किया? कुल खर्च को जोड़ दिया, तब तो वो क्या कहलाया? अपना सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाया, ठीक है ना। यदि हम इस कुल कार्बनिक पदार्थ में से यहाँ जो कुल खर्च आ रहा था उसको निकाल देते हैं तो उसके बाद में जो भी उत्पादकता बचती है या फिर जो भी कार्बनिक पदार्थ बचकर आता है उसको हम बोलेंगे एनपीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एनपीपी। तो इसका सीधा सा अर्थ हो जाएगा कि कुल कार्बनिक पदार्थ में से कुल खर्च निकालने पर बची उत्पादकता क्या कहलाती है? नेट प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है, ठीक है ना। तो इसके यदि हम सूत्र की बात करते हैं, इसका सूत्र क्या हो जाएगा? तो यहां पर सूत्र हो जाएगा अपने एनपीपी बराबर, अब यहां पर एनपीपी, तो यहां पर कुल कार्बनिक पदार्थ कौन था? तो कुल कार्बनिक पदार्थ कौन था? जीपीपी। कौन था? जीपीपी, ठीक है ना। जीपीपी माइनस कुल खर्च। कुल खर्च को हम यहां पर आर से दर्शाते हैं। आर का सीधा सा अर्थ होता है यहां पर श्वसन दर से होता है। किससे होता है? जहां पर मैं यहां पर लिख देता हूं आर का अर्थ होता है एक तो श्वसन दर, रेस्पिरेशन, प्लस इस पादप के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाएं। पादप के अंदर होने वाली उपापचयी क्रियाएं यदि हम निकाल देते हैं तो उसके बाद में जो भी ऊर्जा बचकर आती है या फिर उत्पादकता बची आती है वो क्या कहलाता है? अपने शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। अब इस फॉर्मूले को हम उल्टा कर देते हैं तो जीपीपी का सूत्र क्या हो जाएगा? तो जीपीपी बराबर हो जाएगा यहां पर, इसमें तो क्या किया था हमने? जो भी कुल खर्च था उसको निकाल दिया। अब इसके अंदर हम कुल खर्च को ऐड करना है तो ये हो जाएगा एनपीपी प्लस आर, जहां पर आर का अर्थ क्या हो जाएगा? और जहां पर आर का अर्थ हो जाएगा अपना श्वसन व उपापचयी दर, ठीक है ना। यहां पर यदि आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि कुल खर्च कौन हो जाएगा, तो कुल खर्च कौन हो जाएगा? श्वसन दर हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली यदि हम बात करते हैं तो जब आप प्रकाश संश्लेषण टॉपिक पढ़ते हो तो उसके अंदर आप उसकी अभिक्रिया देखोगे, तब आप ये देखोगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया जैसे ही होती है तो उसके माध्यम से CO2 पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। तो उस ऑक्सीजन को भी बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जैसे ही पेड़ पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो उसी दौरान उस पौधे के अंदर या फिर उस उत्पादक के अंदर कोशिकाओं की वृद्धि भी होती है, ऊतकों की वृद्धि भी होती है, तो साथ साथ में उसके अंगों की भी वृद्धि होती है। जैसे हम बात करते हैं, अपनी बात करते हैं, मानो कि यदि हम बात करते हैं, हम एक टाइम का भोजन जैसे ही ग्रहण करते हैं तो कुछ समय बाद में हमें वापस भूख लगने लग जाती है। लेकिन जैसे ही हम वापस भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हमारी भूख शांत होती है और उस जो हमने भोजन ग्रहण किया है उससे हमको ऊर्जा मिलती है और उसी ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं अपने पाचन तंत्र को सुचारू रूप से चलते हैं। इसी प्रकार हम कहीं पर घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। जब तक हमारे शरीर में ऊर्जा रहेगी हम अच्छा खाना अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छा हम बोल सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे कई सारे जो अंग होंगे उनका भी धीरे धीरे विकास होता रहता है। साथ साथ में हम बात करें हमारे जो सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो भी सुचारू रूप से चलती रहती है। लेकिन जैसे ही हमें भूख लगती है तो हमारे सोचने की जो क्षमता होती है वो भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। हम घूम फिर नहीं सकते, हम ज़्यादा बातचीत भी नहीं कर सकते। तो कहने का शाब्दिक अर्थ होता है कि जितने भी अभी मैंने ये नाम बताए थे वो सब के सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर खर्च हो जाएंगे। ठीक है ना, क्या हो
जाएगा, खर्च हो जाएंगे। यदि वो जो खर्च हो रहा है उसको यदि हम कार्बनिक पदार्थ में जोड़ देते हैं तो वो तो फिर हमारा जीबीपी निकल कर आता है। जब इस खर्च को हम निकाल देते हैं तब वो क्या निकल कर आता है, हमारा एनपीपी निकल कर आता है। ठीक है ना, एग्जाम के अंदर ये परिभाषा पूछी जा सकती है तो आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। ठीक है ना, तो इस फॉर्मूले से आप आसानी से दोनों की परिभाषा बना सकते हो। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो अगला जो इसके अंदर क्वेश्चन निकल कर आता है कि ये जो अपने प्राथमिक उत्पादकता जो होती है किससे संबंधित होती है। कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें ये किससे संबंधित होती है, उत्पादकता उत्पादक से संबंधित होती है, उपभोक्ता से संबंधित होती है। तो ध्यान रखना ये संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती है तो ये याद रखना ये उत्पादक से संबंधित होती है। किससे? उत्पादक, जिसको हमने क्या नाम दिया था, प्रोड्यूसर। क्या नाम दिया था हमने? प्रोड्यूसर नाम दिया था। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, जो अपनी प्राथमिक उत्पादकता जो होती है वो उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर से संबंधित होती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी कार्बनिक पदार्थ बनकर आ रहा है यहाँ पर वो प्रोड्यूसर बना रहा है, इसलिए ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। ठीक है ना, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। इन दोनों फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इसके ऊपर मैं 5 स्टार लगा रहा हूँ दोनों के ऊपर। ये अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ऐसा कौन सा सूत्र है जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की व्याख्या करता है और ऐसा कौन सा सूत्र है जो हमारे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की व्याख्या करता है। ठीक है ना, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना है। ठीक है ना, और आर का अर्थ क्या होता है तो श्वसन प्लस उपापचयी क्रियाएं होता है, ये आपको थोड़ा याद रखना है। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम जो अपना सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ हम देखते हैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी की यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो अब वो जो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आएगी वो किससे संबंधित होगी तो ये ध्यान रखिएगा वो हमारे उपभोक्ता से संबंधित होगी। किससे संबंधित होगी? उपभोक्ता से। ठीक है ना, किससे संबंधित होगी? वो उपभोक्ता से संबंधित होगी। द्वितीयक उत्पादकता या फिर इसी को हम क्या नाम देते हैं? एसपी। ठीक है ना, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। अब हम इसकी बात करते हैं तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का अर्थ क्या होता है? तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का सीधा सा अर्थ हो जाएगा उपभोक्ता द्वारा ग्रहण की जाने वाली कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है? द्वितीयक उत्पादकता कहलाता है। यानी कि कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें से उत्पादक ने अपना काम कर लिया, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी शैवाल थे, जितने भी अपने पादप प्लवक थे, उन्होंने अपना काम करके प्रकाश संश्लेषण क्रिया की और उसके माध्यम से उन्होंने भोजन बनाकर तैयार रख लिया। अब उस पारिस्थितिकी तंत्र में जितने भी अपने जानवर जो होंगे, अल्टीमेटली जो वन के अंदर या फिर हम किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर बात करें तो जितने भी जंगली जानवर होंगे या फिर जितने भी जंतु होंगे जो उत्पादक से भोजन प्राप्त करते हैं उनको हम इकोसिस्टम के अंदर उपभोक्ता कहते हैं। तो उन उपभोक्ता के द्वारा उस उत्पादक से क्या प्राप्त किया जाता है? कुल कार्बनिक पदार्थ ग्रहण किया जाता है। क्या ग्रहण किया जाता है? कार्बनिक पदार्थ, यानी कि सीधा सा अर्थ होता है यहाँ पर उनसे भोजन ग्रहण किया जा रहा है और उस भोजन की कुल मात्रा को ही क्या कहते हैं? हम द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना योग्य बात यह है कि ये जो उपभोक्ता, ये जो ऊर्जा जो ग्रहण कर रहा है, कुल कार्बनिक पदार्थ जो ग्रहण कर रहा है वो किससे ग्रहण कर रहा है? अभी हमने दो प्राथमिक उत्पादकता को जब हमने पढ़ा था तो दो तरह की पढ़ा था, जीपीपी और एनपीपी पढ़ा था। ठीक है ना, तो उन दोनों में से जो ये जो उपभोक्ता जो होता है वो ऊर्जा जो ग्रहण कर रहा है वो जीपीपी से कर रहा है या फिर एनपीपी से कर रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जो उपभोक्ता होता है ना, ये जो ऊर्जा जो ग्रहण कर रहा है ये किससे कर रहा है? तो एनपीपी से कर रहा है। किससे कर रहा है? एनपीपी से कर रहा है, क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती जाएगी तो उसी के साथ साथ में पैरेलली, उसके साथ समानांतर ही उसी के साथ में जो भी खर्च थे वो भी निकलते जाएंगे। ठीक है ना, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। तो ये ऊर्जा किससे ग्रहण करता है? एनपीपी से करता है। या फिर इसकी एक परिभाषा और हो सकती है कि क्या यहाँ पर जो उपभोक्ता जो हैं, अब यहाँ पर मैंने आपको उपभोक्ता 3 तरह का बताया था, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब प्रश्न ये आता है कि एनपीपी से कौन सा उपभोक्ता सबसे पहले कुल कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण करता है? तो कौन सा उपभोक्ता ग्रहण करता है? तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन करता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है? प्राथमिक उपभोक्ता। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि जब तक पहले वाले जो सेशन है यदि आपने नहीं देखे तो उनको देख लेना।
अगर वो आपका प्रॉपर समझ में आ गए तो बाद के जितने भी टॉपिक होंगे वो आपको समझ में आते चलेंगे, क्योंकि सब टॉपिक आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो कौन सा उपभोक्ता ग्रहण करेगा एनपीपी से ऊर्जा, तो प्राथमिक उपभोक्ता करेगा। और प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं? शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कैसे होते हैं? शाकाहारी। शाकाहारी का सीधा सा अर्थ होता है कि ऐसे जीव जो वनस्पति को खाते हैं या फिर मांस का सेवन नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? शाकाहारी कहते हैं। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं। ये क्या करते हैं? तो जितने भी पेड़ पौधे या वनस्पति होते हैं उनसे क्या करते हैं? ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करें सारे तो नहीं कह सकते हम, जैसे यहाँ पर हम बात करें खरगोश हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर हम बात करें अपने गाय हो गया, भैंस हो गए, सारे मवेशी हो गए, सारे कीट हो गए, कीट पतंग हो गए, ठीक है ना। ये सब के सब क्या हो? मुर्गी हो गई, ये सब सूअर हो गई, ये सब से जंगली सूअर हो गई, ये सब के सब क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, ठीक है ना। अब शाकाहारी की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? तो शाकाहारी की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये जो शाकाहारी जो होते हैं ये क्या करते हैं? ग्रहण तो क्या करते हैं? उत्पादक को ग्रहण करते हैं, उत्पादक को खाते हैं, उत्पादक को खाते हैं का शाब्दिक अर्थ होता है कुल कार्बनिक पदार्थ को ग्रहण कर रहे हैं। जैसे हम बात करें जंगल के अंदर वनस्पति बनकर तैयार हो गए, अब वहां पर मवेशी चरने जाएंगे तो खाएंगे तो घास ही खाएंगे, लेकिन उस घास के रूप में उनके शरीर के अंदर कौन जा रहा है? कार्बनिक पदार्थ जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ शब्द हैं जो आपको खुद को समझना होगा कि यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है आपको, ठीक है ना। तो ये जो शाकाहारी जो होते हैं किसको खाते हैं? उत्पादक को खाते हैं, ठीक है ना। उत्पादक को खाते हैं, खाएंगे तो ये उत्पादक को, ये शाकाहारी जो होते हैं किसको खाते हैं? उत्पादक को खाते हैं। लेकिन प्रोड्यूस क्या करते हैं? तो ये मांस को प्रोड्यूस करते हैं। किसको प्रोड्यूस करते हैं? मांस का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? मांस का निर्माण करते हैं। और ये मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको उत्पादक पढ़ाया था तब मैंने दो प्रकार के उत्पादक बताए थे आपको, प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक उत्पादक वे उत्पादक होते हैं जो क्या करते हैं? केवल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से भोजन का निर्माण करते हैं। लेकिन द्वितीयक उत्पादक वे उत्पादक होते हैं जो ग्रहण तो उत्पादक को करते हैं या फिर कुल कार्बनिक पदार्थ या फिर वनस्पति को खाते हैं, लेकिन अपने शरीर के अंदर कुछ विशेषताएं ऐसी लेकर घूमते हैं जो खाते तो कुछ और हैं और प्रोड्यूस कुछ और करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने, उत्पादक ने किसको खाया? सॉरी, शाकाहारी ने खाया तो उत्पादक को था, यानी कि वनस्पति को खाया था, लेकिन प्रोड्यूस क्या किया था? मांस को प्रोड्यूस किया था। और अल्टीमेटली आपने अक्सर आपके आसपास के लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आज हमने मांस खाया, ऐसा कुछ मीट वीट खाते रहते हैं वो, ठीक है ना। तो वो जैसे हम बात करें मुर्गी की बात करें तो मुर्गी अनाज खाती है, ठीक है ना, लेकिन मांस प्रोड्यूस करती है। इसी प्रकार हम बात करें बकरी की बात करते हैं तो बकरी खाती तो वनस्पति है, लेकिन उससे क्या प्रोड्यूस होता है? मांस प्रोड्यूस होता है। ये मैंने कुछ उदाहरण बताया आपको, ठीक है ना। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। तो जो अपने शाकाहारी जो होते हैं या फिर प्राथमिक उपभोक्ता जो तो होते हैं, इनको क्या कहा जाता है? द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? तो द्वितीयक उत्पादक कहते हैं। अब मैंने आपको इतनी सारी जानकारी क्यों बताई? तो इसकी दूसरी परिभाषा क्या होगी? तो द्वितीयक उत्पादकता की पहली परिभाषा की थी क्या थी अपने पास में? उपभोक्ता द्वारा ग्रहण की जाने वाले कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या कहलाता है? अपने द्वितीयक उत्पादकता कहलाता है। या फिर इसकी एक और परिभाषा हो जाएगी, फर्स्ट परिभाषा तो ये हो जाएगी, सेकंड परिभाषा ये हो जाएगी कि शाकाहारी कितना मांस पैदा करता है। शाकाहारी कितना मांस पैदा करता है? शाकाहारी कितना मांस पैदा करता है जो उत्पादक को वो ग्रहण करता है, और उसके बाद में वो कितना मांस पैदा करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि ये द्वितीयक उत्पादकता जो होती है किससे संबंधित होती है? तो ये अपने संबंधित हो जाएगी किससे? उपभोक्ता से। किससे संबंधित हो जाएगी? उपभोक्ता से। और उपभोक्ता भी कौन सा? प्राथमिक उपभोक्ता। कौन सा उपभोक्ता? प्राथमिक उपभोक्ता से ये संबंधित होती है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब तीसरी जो प्रकार आता है उसको हम समझते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो रहा हूं यहां पर। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां पर हम देखते हैं तीसरी जो प्रकार आता है उसके बारे में हम देखते हैं, ठीक है ना। तीसरा प्रकार कौन सा था अपने? शुद्ध उत्पादकता। क्या था? शुद्ध उत्पादकता, ठीक है ना। तीसरा प्रकार क्या हो जाएगा अपने यहां पर? शुद्ध उत्पादकता। शुद्ध उत्पादकता जिसको हम नाम देते हैं यहां पर एनपी, यानी कि नेट प्रोडक्टिविटी, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है एनसीपी। एनसीपी का अर्थ क्या होता है? तो नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी, या फिर इसी को हम बोलेंगे शुद्ध समुदाय उत्पादकता। क्या बोलेंगे? शुद्ध समुदाय उत्पादकता के नाम से जानते हैं। यहां पर सी का अर्थ लिख लेना आप, ठीक है ना।
कम्युनिटी या फिर समुदाय, ठीक है ना। बाकी तो दो का अर्थ मैंने बता ही दिया, नेट और प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। अब यहां पर हम देखते हैं इसकी परिभाषा। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसकी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी क्या, उपभोक्ता द्वारा ग्रहण की गई कुल ऊर्जा में से, उपभोक्ता द्वारा ग्रहण की गई कुल ऊर्जा में से उसके सारी उपापचयी क्रिया के बाद उस उपभोक्ता के शरीर में कितनी ऊर्जा शेष बची, उसी को हम क्या कहते हैं, शुद्ध उत्पादकता कहते हैं। जैसे यहां पर हम बात करते हैं, इससे पहले हमने बात की थी द्वितीयक उत्पादकता की बात की। द्वितीयक उत्पादकता में हमने क्या देखा था कि जो भी उपभोक्ता थे वो एनपीपी से यानी कि कुल कार्बनिक पदार्थ ग्रहण कर रहे थे, उसी को हमने क्या नाम दिया था, द्वितीयक उत्पादकता नाम दिया था। अब उस द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ता ने ग्रहण किया, ठीक है ना। ग्रहण करने के बाद में क्या होगा, उसके सारी उपापचय क्रियाएं चालू हो जाएगी, ठीक है ना। सारी उपापचय क्रियाएं चालू हो जाएगी। सारी उपापचय क्रियाएं होने के बाद उस उपभोक्ता के शरीर में उसमें से कितनी ऊर्जा शेष बचती है, उसी को हमने क्या नाम दिया है, शुद्ध उत्पादकता। इसको ऐसे समझिए जैसे हम बात करते हैं, हमने एनपीपी यानी कि जो भी अपने जो गेहूं निकल कर आया था उसको हमने पिसाया और आटा प्राप्त किया, ठीक है ना। अब उस आटे से हमने क्या किया, रोटियां बनाई और हमने 4 रोटी खाई है, ठीक है। 4 रोटी हमने खाई है। अब ये जो 4 रोटी हमने खाई है ये तो हमारे लिए तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक उत्पादकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली किसी निश्चित क्षेत्र से जो गेहूं का उत्पादन हुआ है उत्पादक के द्वारा, यानी कि गेहूं का जो पौधा था वो अल्टीमेटली अपना उत्पादक हो गया, उससे गेहूं निकल कर आया, वो तो अपने क्या हो गया, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गया, यानी कि एनपीपी हो गया, ठीक है ना। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में भी कौन सा हो जाएगा, वो अपने शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता हो जाएगा, यानी कि एनपीपी हो गया। अब उस एनपीपी को कुछ मात्रा में हमने ग्रहण किया रोटी के रूप में, हो सकता है उसी गेहूं को हम मवेशियों को डाल देते हैं अनाज के रूप में, तो वो ग्रहण करेंगे। यहाँ पर हमारी खुद की बात के लिए उस गेहूं को हमने पिसाया, 4 रोटी हमने बनाकर खाई है, ठीक है ना। तो हमने खाई है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, द्वितीयक उत्पादकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्वितीयक उत्पादकता हो जाएगा। अब उस रोटी को हमने जैसे ही खाया 4 रोटी को, उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर क्या होने लगेगा, धीरे धीरे उपापचय क्रियाएं जितनी भी थी, चाहे हम बात करें श्वसन की क्रिया होगी वो तेज होने लगेगी, हमारे सोचने की क्षमता तेज होने लगेगी, हमारे चलने घूमने फिरने दौड़ने की क्षमता तेज होने लगेगी, हमारा उत्सर्जन की क्रिया तेज होने लगेगी। इसी प्रकार हम बात करें हमारा रक्त परिसंचरण जो तंत्र है उसके अंदर जितने भी क्रियाएं हो रही है वो तेज होने लगेगी। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन है, कोशिकाएं हैं, उनकी वृद्धि तेज होने लगेगी, ऊतकों की वृद्धि तेज होने लगेगी। अगर कहीं पे हमें चोट लग रही है तो उसके लिए भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसकी भी पूर्ति होने लगेगी, यानी कि वो घाव धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे, ठीक है ना। और ये सब जो होती है उन सबको एक ही नाम दिया जाता है, उपापचय क्रियाएं। तो उन उपापचय क्रियाओं, 4 रोटी हमने जैसे खाई थी उसके बाद में उपापचय क्रियाएं चालू हो गई और उपापचय क्रियाएं सब पूरी हो गई, ठीक है ना। और उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर कितनी ऊर्जा शेष बची है। अब वो जो शेष ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, शेष ऊर्जा, यहाँ पर शरीर में कितनी ऊर्जा शेष बची है, जिसका क्या होता है, भंडारण होता है, जिसका उस जीव के शरीर में क्या होता है, भंडारण होगा, जिसका भंडारण होता है, ठीक है ना। अब ये भंडारण किसके रूप में होता है, तो ये जो भंडारण होता है हमारे शरीर में वसा के रूप में हो सकता है प्रोटीन के रूप में हो सकता है, या फिर हम बात करें यहाँ पर विटामिन के रूप में हो सकता है, या फिर हो सकता है ये कार्बोहाइड्रेट, किसी के भी रूप में ये भंडारित हो सकता है, ठीक है ना। अगर इनके रूप में ये जो शेष ऊर्जा बची हुई थी भंडारित हो जाती है हमारे शरीर के अंदर, तो वो जो भंडारित जो ऊर्जा होती है उसकी कुल मात्रा को क्या कहा जाता है, शुद्ध उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध उत्पादकता कहते हैं। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया उपापचय क्रियाएं अपनी कंप्लीट हो चुकी है। अब उसमें से हो सकता है 2% ही बचा है वो ऊर्जा बची हुई है, लेकिन वो 2% ऊर्जा हमारे शरीर में वसा के रूप में भंडारित हो सकती है। तो अगर वो 2% अगर 3 महीने तक चलती रहेगी तो हमारा जो शरीर है वो थोड़े दिन बाद में मोटा दिखने लगेगा। या फिर हम बात करें प्रोटीन के रूप में हो सकती है, ठीक है ना, हो सकता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में हो सकती है। तो जब हमारे शरीर को उसकी आवश्यकता होगी, जब हमें
भोजन नहीं मिलेगा तब वो ऊर्जा का फिर धीरे धीरे डिहाइड्रेशन होगा, यानी कि धीरे धीरे वो फिर पाचन होने लगेगा उनका, ठीक है ना। तो ये जो कुल भंडारित मात्रा होती है ऊर्जा की किसी भी उपभोक्ता के शरीर में सारे काम होने के बाद में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शुद्ध उत्पादकता कहते हैं। क्या कहते हैं, शुद्ध उत्पादकता कहते हैं। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है और अपने नेट प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ये आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसका हम सूत्र की बात करते हैं। इसका हम सूत्र की बात करें यहाँ पर साथियों, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र हो जाएगा NP, या फिर इसी को हमने क्या नाम दिया था, NCP, ठीक है ना। NCP की बात करें तो ये NCP निकल कर कहां से आई, तो ये निकल कर कहां से आई है, अपने NPP से निकल कर आई है। किससे निकल कर आई है, NPP, ठीक है ना, NPP से निकल कर आई है। अब इस NPP से हम क्या करेंगे, ये जितने भी हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाएं हो रही थी उनको यदि हम घटा देंगे तो हमारा कुल क्या निकल कर आ जाएगा, NP या फिर NCP निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। क्या निकल कर आ जाएगा, NCP निकल कर आ जाएगा। तो NPP से हम घटा देंगे क्या, HR, ठीक है ना। अब यहाँ पर HR का सीधा का अर्थ क्या होता है, तो HR का अर्थ होता है यहाँ पर उपभोक्ता द्वारा खर्च की गई, उपभोक्ता द्वारा खर्च की गई ऊर्जा, उपभोक्ता द्वारा खर्च की गई ऊर्जा की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है, HR कहलाती है, यानी कि हेटेरोट्रोपस रेस्पिरेशन, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रोपस रेस्पिरेशन, यानी उपभोक्ता द्वारा खर्च की गई ऊर्जा। और वो ऊर्जा जो खर्च हुई है वो किसी भी रूप में हो सकती है। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिख दिया, उपभोक्ता। इसके अंदर अपने शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही है, चाहे श्वसन की हो, पाचन की हो, उत्सर्जन की हो, अपने परिसंचरण की हो, कोई भी क्रिया हो रही है वो सब उपापचयी क्रियाओं के अंदर आ जाती है, ठीक है ना। तो इसका सूत्र हो जाएगा NP या फिर NCP, यानी कि नेट प्रोडक्टिविटी या फिर नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिव इक्वल हो जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस हेटेरोट्रोपस रेस्पिरेशन, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको याद रखना है। इसी के साथ में अपने जो तीनों जो उत्पादकता होती है वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैंने बिल्कुल आसान भाषा में इसको समझाने का प्रयास किया है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये तो हमने थ्योरी के रूप में देखा, अब हम इसको एक प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं कि हम अपने जो दैनिक जीवन होता है उसमें भी इसको कई बार देख चुके हैं, लेकिन समझाने वाला कोई नहीं था, तो मैं आज समझा रहा हूँ आपको। तो उससे आपको जो कोई भी डाउट बचा होगा वो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसको हम एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहां पर हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझे आसान भाषा में। तो यहां पर मैं 3 बॉक्स बना रहा हूं, उन तीनों बॉक्स से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक बॉक्स ये है अपना, इससे किसके पास में जाएगी, इसके पास में जाएगी ऊर्जा, और इससे इसके पास में जाएगी, ठीक है ना। और ये तीनों जो बॉक्स हैं ये प्राथमिक उत्पादकता को दर्शाएगा, ये द्वितीयक को दर्शाएगा, और ये तृतीय, ये अपने शुद्ध को दर्शाएगा, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ये वाली जो है अपने, ये वाली जो जगह है इसके अंदर कई सारे पेड़ पौधे लगे हुए, या हम एक बात करते हैं यहाँ पर ये क्या है अपना कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र, या फिर इसको हम बात करें ये हो जाएगा अपने कृषि पारितंत्र। क्या है, ये जो जगह दिखाई दे रही है हमारा कृषि पारितंत्र है, और इस कृषि पारितंत्र के अंदर ये जो पौधे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये पौधे हमारे किसके हैं, गेहूं के हैं। किसके हैं, गेहूं के हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, उत्पादक कह सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी हरी जो वनस्पति होती है सारी की सारी क्या कहलाती है, अपने उत्पादक कहलाते हैं। अब इस गेहूं के द्वारा या फिर ये जो कृषि पारितंत्र है, ये इस पारितंत्र को हम मान लेते हैं, इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है वो कितना है, तो 1 हेक्टेयर का है। कितना है, 1 हेक्टेयर का है, ठीक है ना। अब इस 1 हेक्टेयर से हमें कितने गेहूं का उत्पादन हो रहा है, इस 1 हेक्टेयर से हम मान लेते हैं हमको 40 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ है। कितना क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ, 40 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हुआ है इस 1 हेक्टेयर से, ठीक है ना। अब ये जो 1 हेक्टेयर का हमें उत्पादन हुआ है ये तो क्या हो जाएगा, हमारे GPP हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, GPP हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अभी तक हमने 40 क्विंटल हमें गेहूं का उत्पादन हुआ था इस खेत से, लेकिन इसमें से हमने कुल कितना खर्चा हुआ था वो अभी नहीं निकाला है। तो इस 40 क्विंटल में से हम मान लेते हैं जो खर्चा हुआ था वो हम मान लेते हैं, इस 40 क्विंटल गेहूं को उत्पादन करने में जो ये किसान था उस किसान को लगभग खर्चा हुआ है 10,000 का। कितने का खर्चा हुआ है, 10,000 का खर्चा हुआ, ठीक है ना। 10,000 का खर्चा हुआ है। अब इस 10,000 को हमको निकालना है, ठीक है ना। अब इस 10,000 को हम निकालेंगे तो किससे निकालेंगे, तो ऑब्वियसली बात है जो भी हमारा कुल उत्पादन हुआ है उसी से निकालेंगे, यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादकता से निकालेंगे। और ये उत्पादकता कितनी अपने 40 क्विंटल है। तो मान लेते हैं हमने इसमें से लगभग
10 क्विंटल गेहूं जब हमने इसको बेचा तब जाकर हमको कितना 10,000 रुपये प्राप्त हुआ। अब बचा कितना हमारे पास में 30 क्विंटल। अब ये 30 क्विंटल क्या हो जाएगा, एनपीपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एनपीपी हो जाएगा। अब इस 30 क्विंटल जो गेहूं जो है इसको कौन कौन ग्रहण कर सकता है, तो मानव कर सकता है, या फिर हो सकता है इसको कुछ पशु पक्षी आकर खा सकते हैं, हो सकता है इसको जंगली सुअर आकर खा सकते हैं, हो सकता है इसको चूहे खा सकते हैं, हो सकता है इसको हम मवेशियों को डाल दें, हो सकता है दाने के रूप में हम मुर्गियों को डाल दें, किसी को भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर हम बात करें पर्टिकुलर अपनी बात करते हैं, ठीक है ना। अब इसको ये जो एनपीपी है इसको कौन खाएगा, उपभोक्ता खाएगा। कौन खाएगा, अभी मैंने जितने भी नाम बताए सब के सब क्या होते हैं, उपभोक्ता होते हैं। अब ये एनपीपी को कौन खा रहा है, ये यहाँ पर जा रही है, तो ये कौन सा उपभोक्ता, इसको कौन खा रहा है, उपभोक्ता खा रहा है। तो ये वाली क्या हो जाएगी, हमारे द्वितीयक उत्पादकता। क्या हो जाएगी, द्वितीयक उत्पादकता, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था आपको परिभाषा में, एनपीपी से अगर ऊर्जा पहुंच रही है, कुल ऊर्जा पहुंच रही है उपभोक्ता के पास में, तो वो क्या कहलाती है, द्वितीयक उत्पादकता कहलाती है। अब वो कितनी पहुंच रही है, तो वो कितनी पहुंचती हैं, केवल और केवल 10% ही पहुंचती है, क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि 10% ऊर्जा का नियम लिंडमान भाई साहब ने दिया था, और उन्होंने ये बताया था कि कोई भी जीव वो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में उसके अंदर जो ऊर्जा का जो प्रवाह होगा वो केवल और केवल 10% ही होगा, बाकी 90% ऊर्जा का उस जीव के द्वारा स्वयं से उपयोग कर लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये एनपीपी से कितना प्रतिशत जाएगी अपने पास में, 10% अपने पास में आ गए, ठीक है ना। तो अपनी बात कर लेते हैं, अपन ने रोटी के रूप में इसको ग्रहण किया, ठीक है ना। जैसे ही अपने पास में पहुंची तो द्वितीयक उत्पादकता हो जाएगी, ठीक है ना। अब इस द्वितीयक उत्पादकता में कौन है, अपने उपभोक्ता है, कई सारे उपभोक्ता है। अब इस उपभोक्ता के शरीर में, इस उपभोक्ता के शरीर में क्या होगा, उपापचयी क्रियाएं होगी। क्या होगी, उपापचयी क्रिया होगी। क्या होगी, उपापचयी क्रिया होगी। अब ये जैसे ही उपापचयी क्रियाएं होगी तो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे इसके अंदर शरीर का विकास होगा। शरीर का विकास होगा तो इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए इसको और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन एक समय में जितने ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो ले लेगा, लेकिन उसमें से भी कुछ ऊर्जा क्या होगी, इस उपभोक्ता के शरीर में, ये जो उपभोक्ता होता है ना, इसके शरीर में क्या होगा, कुछ ऊर्जा क्या हो जाएगी, भंडारित हो जाएगी। कुछ ऊर्जा क्या हो जाएगी, भंडारित हो जाएगी, यानी कि उसका शरीर का विकास होगा। यानी कि 3 महीने पहले वो दुबला पतला था, तो 4 महीने बाद में वो हो सकता है वो थोड़ा मोटा दिखाई दे, या फिर हो सकता है उसकी जो मसल्स थे यानी मांसपेशियां थी वो फूली हुई दिखाई दे, और हो सकता है उसका शरीर का विकास थोड़ा, वो पहले बोना था अब वो उसका लंबापन बढ़कर वो बड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर जो उसका लंबापन बढ़ रहा है, मोटापन बढ़ रहा है, या फिर उसका मांसपेशियों का विकास हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो सब कुछ वो ऊर्जा की वजह से हो रहा है, और वो जो ऊर्जा है वो भंडारित हो रही है उसके अंदर, ठीक है ना। अगर ये भंडारित जो कुल ऊर्जा की मात्रा होती है, इसी को क्या कहा जाता है, शुद्ध उत्पादकता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शुद्ध उत्पादकता। तो यहाँ पर आपको केवल 3 टर्म पकड़ने हैं, कौन कौन से, पहले तो आपको पकड़ना है इसके अंदर कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसके अंदर कुल कितना उत्पादन हो रहा है किसी भी कार्बनिक पदार्थ का, वो तो अपने जीपीपी कहलाएगा। खर्चे जोड़ रखे हैं तो क्या कहलाएगा, अपने जीपीपी कहलाएगा। अगर उसमें से खर्चे को हमने निकाल दिया, खर्चे का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर मैं बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर खर्च का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा ऊर्जा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ऊर्जा यानी कि रेस्पायरेशन से हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना। अगर हमने आर जोड़ दिया तो जीपीपी, आर निकाल दिया, खर्चा निकाल दिया तो एनपीपी हो जाएगा। इस एनपीपी को अगर कोई जीव ग्रहण कर रहा है तो क्या हो जाएगा, द्वितीयक उत्पादकता हो जाएगा। यानी कौन ग्रहण करता है, तो उपभोक्ता ग्रहण करता है। कितना प्रतिशत जाता है, तो 10% जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जैसे ही इसको उपभोक्ता ग्रहण करता है ऊर्जा को, कुल खर्च होने के बाद में, यानी कि उपापचयी क्रिया समाप्त होने के बाद में, उस उपभोक्ता के शरीर में जितना उसने 10% ऊर्जा ग्रहण की थी, उसका कितना प्रतिशत उसके शरीर के अंदर भंडारित हुई है, ठीक है ना। वसा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की, इन तीनों चारों के रूप में कितने प्रतिशत भंडारित हुई है, उसी को हम क्या बोलेंगे, शुद्ध उत्पादकता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शुद्ध उत्पादकता बोलेंगे। इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहां पर मैं बता देता हूं। जीपीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एनपीपी प्लस आर। एनपीपी बराबर क्या हो जाएगा, जीपीपी माइनस आर। और इसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एनपी बराबर एनपीपी माइनस एचआर, ठीक है ना। एनपीपी, ये तीनों का फॉर्मूला होता है। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने, फॉर्मूले की सहायता से आप इन तीनों की परिभाषा बना सकते हो, ठीक है ना। तो मैंने दोनों तरह से समझा दिया कि आपको किस तरह से याद रखना है। अगर अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको किस वे में याद रखना चाहते हो। ये थ्योरी के लिए और अपने जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखना, प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर इनके ये फॉर्मूले पूछे जाते हैं। इन फॉर्मूले से आप इनकी आसानी से परिभाषा बना सकते हो, ठीक है ना। तो इसी के साथ में ये जो उत्पादकता वाला जो टॉपिक होता है वो लगभग अपना समाप्त हो चुका है। अब यहाँ पर मैं 5 पॉइंट आपको लिखाने वाला हूँ जो
जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो वन लाइन जितने भी अपने वन लीनियर जो एग्जाम होते हैं ना, वन डे एग्जाम वाले, उनके अंदर वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो आपको थोड़ा याद रखना, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उनके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर अपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपना ये टॉपिक समाप्त है, ठीक है ना। और यदि आपको भी ये टॉपिक अच्छा लग रहा है तो अपने साथियों के साथ में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर मैं 5 पॉइंट लिखाऊंगा आपको। नंबर फर्स्ट बात करते हैं, अभी मैंने यहाँ पर एक शब्द लिखा था कृषि पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछे इस पूरी पृथ्वी पर कृषि पारितंत्र में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी है, जो मैं पॉइंट लिख रहा हूं वो नोट डाउन करते चलना साथ साथ में। इस पूरी पृथ्वी पर चाहे वो कोई सा भी देश हो, उस देश के अंदर वहां के जो किसान है उन्होंने खेती करना चालू कर रखा है, ठीक है ना। और उसमें से यदि आपसे पूछे कि सर्वाधिक उत्पादकता किस फसल की होगी, तो ये ध्यान रखना सर्वाधिक जो उत्पादकता होती है वो किसकी होती है, गन्ना की होती है। उसके बाद में किसकी होती है, तो चावल की होती है। किसकी होती है, चावल की होती है, ठीक है ना। और ध्यान रखना गन्ना जो होता है ये C4 पादप होता है और चावल जो होता है C3 पौधा होता है, ठीक है ना। ये दोनों क्या होते हैं, C4 C3, ये हम जब प्रकाश संश्लेषण टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको विस्तार से बता दूंगा। तो गन्ना C4 पौधा होता है, चावल अपना C3 होता है। और गन्ना जो होता है इसी पर पहली बार 4 कार्बन युक्त एक पदार्थ की खोज की गई थी, कार्बनिक यौगिक को, इसी कारण से उनको C4 पादप कहा गया था, ठीक है ना। ये हम प्रकाश संश्लेषण वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न पूछे कि कृषि पारितंत्र में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी होती है, तो गन्ने की, और फिर किसकी होती है, चावल की होती है, ठीक है ना। यही प्रश्न थोड़ा घुमा दिया जाए और पूछे आपके वन पारितंत्र में, या फिर पूछे केवल वनों में सर्वाधिक उत्पादकता कहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि जब हम इस पूरी पृथ्वी की बात करते हैं तो यहाँ पर अलग अलग जगह हमें वन देखने को मिलते हैं और वन की अलग अलग अपनी विशेषता होती है। कहीं पर एनी टाइम बारिश होती रहती है, उनको हम बोलते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहते हैं। कहीं पर ठंड पड़ती है ज़्यादा तो उनको हम बोलते हैं आर्कटिक वनों के नाम से जानते हैं। या फिर हो सकता है कहीं पर पर्णपाती वन देखने को मिले, कहीं पर पतझड़ वाले वन देखने को मिले अपने को, कहीं पर हो सकता है शीतोष्ण वन देखने को मिले। तो वन अलग अलग प्रकार के होता है, ठीक है ना। हो सकता है टुंड्रा वन हो। तो सभी वनों में यदि आपसे पूछे कि सभी वनों में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी होती है, तो वो होती है सर्वाधिक उत्पादकता यहाँ पर हम बात करें किसकी होती है, तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन वे वन जहां पर रेगुलर बारिश होती रहती है और जहां का तापमान जो होता है वो एवरेज औसत बना रहता है, उसी को हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। जैसा आपने सुना होगा अमेजन वन का नाम सुना होगा, वहां पर एनी टाइम बारिश होती रहती है, तो वहां की जो उत्पादकता होगी वो पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक होगी, ठीक है ना। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर हम अब बात करते हैं ये जो अपनी पूरी जो पृथ्वी है इसको हम 2 पारिस्थितिक तंत्र में बांट सकते हैं। एक मोटे मोटे रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तो स्थलीय के अंदर और एक जलीय के अंदर, ठीक है ना। स्थलीय के अंदर और जलीय के अंदर। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं कि स्थलीय व जलीय पारितंत्र में, स्थलीय व जलीय पारितंत्र में सर्वाधिक उत्पादकता किस पारिस्थितिकी तंत्र की है। इस पूरी पृथ्वी को हमने केवल 2 पारितंत्र में बांटा है, स्थलीय और जलीय। इन दोनों में से पूछे कि सबसे अधिक उत्पादकता किस पारिस्थितिकी तंत्र में देखने को मिलती है, तो वो देखने को मिलेगी हमको स्थलीय। कहां पर देखने को मिलेगी, स्थलीय के अंदर। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हमको सबसे अधिक उत्पादकता देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब वो कितनी देखने को मिलती है, तो वो लगभग 150 बिलियन टन के आसपास ऐसा कुछ देखने को मिलता है, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना। और समुद्र के अंदर कितना मिलता है, तो कुल बता रहा हूं ये। और जलीय के अंदर लगभग देखने को मिलती है अपने को 55 बिलियन टन के आसपास ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो ये डेटा अगर आप याद नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वाला एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्थलीय व जलीय में सर्वाधिक उत्पादकता किसकी होती है, तो स्थलीय की होती है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। अब 4th पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर 4th पॉइंट में हम एक तो बात करेंगे समुद्री पारितंत्र की। किसकी, समुद्री पारितंत्र। समुद्री पारितंत्र में उत्पादकता
कारक कौन है कि समुद्री पारितंत्र में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक कौन है, तो ये हो जाएगा अपने नाइट्रोजन। कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो होता है ये समुद्री पारितंत्र में सीमाकारी कारक होता है। अब ये सीमाकारी कारक का अर्थ क्या होता है? तो ऐसा कारक जिसकी वजह से किसी भी चीज की हम जो डायरेक्शन जो है उसको कम कर सकते हैं, या फिर एक समय के बाद में उस कारक की वजह से वो अभिक्रिया या फिर पदार्थ की जो क्रियाशीलता होती है वो रुक जाती है, ठीक है ना। उसी को हम बोलते हैं सीमा कारक, यानी कि कोई भी क्रिया हो रही है उसको एक जगह स्थिर करना, यानी कि भाई साहब अब आप इतने से आगे नहीं बढ़ सकते, तो उसको हम बोलते हैं सीमाकारी कारक। जैसे अपने मानव के शरीर की बात करते हैं, जब हमें तेज भूख लगती है तो हम रोटी खाते हैं, ठीक है ना। तो हम एक रोटी खाएंगे तो हमारे शरीर का जैसे जैसे हमको जितनी ज़्यादा भूख लगती है उतना ही ज़्यादा हमारे शरीर के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब के सब उतने ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। जैसे ही हम एक रोटी पूरी खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर जितने भी एंजाइम होंगे उनकी क्रियाशीलता धीरे धीरे वो काम करने लगेंगे, ठीक है। 2 रोटी खाएंगे तो फिर उनकी क्रियाशीलता धीरे धीरे कम होने लगेगी, 3 रोटी खाएंगे तो फिर और कम हो जाएगी। लेकिन 4 रोटी खाएंगे और 4 रोटी खाने के बाद में जैसे हम 5वीं रोटी खाएंगे तो हमारे मस्तिष्क से एक संकेत जाएगा कि हमारा मन करने लगेगा कि नहीं अब हमारा पेट भर चुका है, अब हम कोई रोटी नहीं खा सकते, ठीक है ना। तो वो जो हमारे मस्तिष्क से जो संकेत आया कि हम अब वो रोटी नहीं खा सकते, वो किसकी वजह से आया? तो वो एंजाइम की क्रियाशीलता की वजह से आया। एंजाइम ने अब मना कर दिया है रोटी को कि हम अब तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेंगे। अगर अब तुमने अगर कोई भी बाहर से अगर रोटी का कोई टुकड़ा हमारे शरीर के अंदर गया है तो वो फिर हमारे उल्टी के रूप में यानी कि वोमिटिंग के रूप में वो वापस बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो 4 रोटी खाने के बाद में जो 5वीं रोटी हम खाते हैं तो एंजाइम मना कर देते हैं, तो हमारे शरीर के लिए जो सीमाकारी कारक कौन हो जाएगा पाचन के लिए? वो हो जाएगा हमारे एंजाइम, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से समुद्र के अंदर भी कौन होता है? तो सीमाकारी कारक नाइट्रोजन होता है। अब ये नाइट्रोजन क्यों होता है? तो अगला वाला जो सेशन आएगा अपना उसके अंदर मैं आपको एक टर्म पढ़ाऊंगा शैवाल प्रस्फुटन, जिसको हम बोलते हैं एल्गल ब्लूम, ठीक है ना। उसके अंदर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि समुद्र के अंदर यदि नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है तो वहां पर एक क्रिया होने लगती है, शैवाल की वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से शैवाल प्रस्फुटन होने लगता है। और उसमें फिर पानी के अंदर जो घुली हुई जो ऑक्सीजन होता है जिसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो धीरे धीरे उनकी समुद्र के अंदर जितने भी जीव होते हैं उस ऑक्सीजन के प्रति उन जीवों की मांग धीरे धीरे बढ़ जाती है और वो ऑक्सीजन उनको सही तरह से नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से वो जीव की मृत्यु होने लगती है। इसी कारण से समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र में सीमाकारी कारक कौन होता है? उत्पादकता के लिए नाइट्रोजन होता है। और इसको मैं अच्छे से विस्तार से आपको अगला वाला जो सेशन आएगा उसमें समझा दूंगा। फिलहाल आप केवल ये लाइन याद रखना, ठीक है ना। दूसरा नंबर 5th पॉइंट की बात करें यहाँ पर, या तो समुद्र की हो गए। इसी प्रकार हम बात करें झील पारितंत्र में उत्पादकता के लिए सीमाकारी कारक कौन होगा? तो वो कौन होगा? तो वो हो जाएगा फॉस्फोरस। कौन हो जाएगा? फॉस्फोरस। कौन हो जाएगा? फॉस्फोरस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? फॉस्फोरस हो जाएगा। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। सेम वही कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी, क्योंकि जो झील जो होती है, जैसा आपने कई बार सुना होगा कि खारे पानी की झीलें हैं, मीठे पानी की झीलें हैं। जैसे हम बात करें राजस्थान में, आप कभी घूमना आए हो तो उदयपुर को हम झीलों की नगरी कहते हैं, तो वहाँ पर कई सारी झीलें हैं, ठीक है ना। अब उन झीलों में क्या होती है, फॉस्फोरस की मात्रा जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है लंबे समय तक, ठीक है ना। अगर किसी झील को लगभग हम 15-20 साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं या फिर उसके अंदर मानवीय गतिविधि नहीं होती है तो उसके अंदर धीरे धीरे फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ती जाती है तो उसके अंदर काई हम देखते हैं अक्सर वो उगने लगती है, ठीक है ना। और वो जो काई जो होती है फिर जलकुंभी जो होती है वो धीरे धीरे उगने लगती हैं और उसको हम एक विशेष नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं सुपोषण बोलते हैं, या फिर इंग्लिश वाले यूट्रिफिकेशन कहते हैं। ये दोनों टर्म में कल पढ़ाऊंगा आपको। यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, उस पानी में भी, झील का जो पानी होता है उसमें भी धीरे धीरे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होती है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन जो डिमांड होती है जीवों के प्रति वो धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, और बढ़ेगी तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो जितने भी जीव होते हैं वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो फॉस्फोरस जो होता है वो एक लिमिटेड फैक्टर होता है जो अपने जो लेक इकोसिस्टम जो होता है, पारिस्थितिकी जो झील पारितंत्र होता है उसके अंदर जो लिमिटेड फैक्टर कौन होता है, तो वो होता है फॉस्फोरस होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों लिमिटेड फैक्टर आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर सीधे सीधे इनसे क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है ना। अभी मैंने यहाँ पर 2 टर्म में काम लिया, एल्गल ब्लूम और यूट्रिफिकेशन, ये मैं आपको कल पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। कल का जो अपना सेशन रहेगा वो पूरी तरह से इकोलॉजी के जितने भी टर्म होते हैं उनके ऊपर ही रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक लास्ट
पॉइंट और मैं बता रहा हूँ जो हालांकि इस टॉपिक से तो संबंधित नहीं है, लेकिन वो भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि यदि आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सीमाकारी कारक, ठीक है ना, ये तीनों सीमाकारी याद रखने आपको। लिमिटेड फैक्टर की फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर जो लिमिटेड फैक्टर होता है वो कौन होता है, तो वो होता है अपना CO2 होता है। कौन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे समझिए, यदि हम किसी भी पौधे के पास में CO2 की मात्रा बहुत अधिक बढ़ा देंगे, लेकिन उस पौधे की जितनी क्षमता है वो उतना ही CO2 को अवशोषित करेगा और उतना ही वो भोजन का निर्माण कर पाएगा। जैसा भी मैंने अपने शरीर में बताया ना कि हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है 4 रोटी खाने की, तो हम 4 रोटी ही खाएंगे, 6 रोटी हम कभी नहीं खा पाएंगे। इसी प्रकार पेड़ पौधों में भी सेम ऐसा ही होता है। जब उनके अंदर प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है और उसके माध्यम से जो भोजन बनता है वो CO2 की उपस्थिति में बनता है, तो पेड़ पौधे की जितनी क्षमता है वो उतना ही CO2 को अवशोषित करेंगे। अगर उनकी क्षमताओं से अधिक वातावरण में CO2 की मात्रा अधिक है तो वो पेड़ पौधे अवशोषित नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद में वो जो CO2 जो होते हैं वो धीरे धीरे फिर प्रदूषण का काम करने लग जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग का काम करने लग जाता है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये तीनों लिमिटेड फैक्टर आपको याद होने चाहिए। इसी के साथ में आज का हमारा जो सेशन होता है वो यही कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को ये उत्पादकता वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी अन्य टॉपिक के साथ में, शब्दावली वाले के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।